नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राजस्थान, तेलंगाना में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हैदराबाद और जोधपुर में रैली। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना में साझा रोड शो। टीआरएस के घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और किसानों की कर्ज माफी समेत कई वादे। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट काम करने वालों को आज मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 56 व्यक्तियों और 16 संस्थानों को करेंगे पुरस्कृत। दिव्यांग छात्रों को वापस मिलेगा किताबों और यूनिफॉर्म का पैसा। केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का निजी क्षेत्रों से सुविधाजनक और किफायती इलाज मुहैया कराने पर जोर। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने की अपील। कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की जरूरत। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2021 से 2025 के दौरान $200 बिलियन का निवेश करेगा विश्व बैंक। पोलैंड में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में फंडिंग दोगुना करने का ऐलान। 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने की उम्मीद। और विश्व कप हॉकी में भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ। स्पेन की आज फ्रांस से होगी भिड़ंत। अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड की टीमें भी होंगी आमने सामने। और बुलेटिन की शुरुआत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अब महज चंद दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर यह प्रधानमंत्री का राज्य का दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने निजामाबाद और महबूबनगर में रैलियों को संबोधित किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज राज्य का दौरा करके पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कुंकटपल्ली में साझा रोड शो करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी राज्य में कई और रैलियों को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 7 दिसंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। और इससे पहले तेलंगाना की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल हुई जनसभाओं को तेलंगाना में कल कई जनसभाओं को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने नारायणपेट और कालवकुर्थी में चुनावी रैलियां की तो मलकाजगिरी में रोड शो भी किया। नारायणपेट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जल्द चुनाव कराकर राज्य पर करोड़ों रुपए का बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि अगर अगले साल मई में लोकसभा चुनाव के साथ तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होते तो इससे कई 100 करोड़ रुपए की बचत होती। अमित शाह ने कहा कि टीआरएस सरकार पिछले 4.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी मोर्चों पर नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर केंद्र की जन कल्याण कार्यक्रमों के लिए मिली आर्थिक सहायता का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। टीआरएस ने 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 12% रिजर्वेशन चंद्रशेखर राव आप कहां से लाओगे? 50% की मर्यादा है दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का। किसका कम कर लाओगे? ये ओबीसी के दबाव में आकर आपने 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को देने का कहा है।
भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाती है मित्रों, हमें 12% रिजर्वेशन को कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मलकानगिरी में रोड शो भी किया। मलकाजगिरी में उन्होंने रोड शो किया और जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना में पीपल्स अलायंस के नेताओं ने संयुक्त रोड शो भी किए, जिसमें टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और डीके शिव कुमार ने भी हिस्सा लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। कपिल सिब्बल ने हैदराबाद में कहा कि टीआरएस के शासन में राज्य में 4000 स्कूल बंद कर दिए गए और किसान आत्महत्या के मामले भी बढ़ गए। 3 एकड़ लैंड शेड्यूल कास्ट को हम दे देंगे। कहां है वो 3 एकड़? 10,000 रुपया देंगे, नौकरी देंगे, हर परिवार में एक नौकरी देंगे। कहां है वो नौकरी? इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 3 साल बढ़ाने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का वादा किया गया है। रैथु बंधु योजना के तहत खेती के लिए किसानों को दिए जाने वाले 8,000 प्रति एकड़ के निवेश समर्थन को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा और 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। वो राज्य में कल कई रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अलवर, जूनागढ़, उदयपुर जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल राजस्थान में कई जनसभाएं की। अलवर में चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर भारत को दुनिया के गरीब देशों में कतार में खड़ा करने का आरोप लगाया। बानसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए मंदिर और गाय चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। पाली की चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति में अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इन लोगों ने भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा किया है। विश्वास का संकट पैदा किया है मेरे दोस्तों। या जो कहते थे वो करते नहीं थे। यही कारण है कि भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जनता का विश्वास कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम जो कहेंगे करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, 2013 के चुनाव में वसुंधरा राजे ने 665 बातें कही थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसमें से 95% से अधिक घोषणाएं पूरी कर दी हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राजनीतिक मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों को मिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव एक उत्सव है और इसे भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। वहीं आहोर में एक जनसभा में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया। कुछ और अहम खबरें। 2019 का लोकसभा चुनाव देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की निगरानी में होगा। वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को 23वें सीईसी का पदभार संभाला। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की जगह ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस सुनील अरोड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। अरोड़ा ने आयोग की जिम्मेदारी ऐसे समय संभाली है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं।
इससे पहले अरोड़ा केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यम विभाग के सचिव रह चुके हैं। साथ ही वित्त, कपड़ा और योजना आयोग जैसे अहम विभागों और मंत्रालयों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार संभालने के बाद निर्वाचन सदन में मीडिया से मुखातिब होते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोग लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल समेत सभी मोर्चों पर सावधानीपूर्वक योजना बना रहा है। साथ ही मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर जागरूक करने का काम कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग एक प्रकार से सारे विश्व में जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए एक आइडियल है और जो देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रकाश पुंज है। हम सब मिलके जो संविधान में परिकल्पना की गई थी चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग की भूमिका की, और विशेष तौर पे जो आदर्श हमारे संविधान के प्रीएम्बल में उद्धृत किए गए हैं, हम उनके अनुसार यथासंभव काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दिव्यांगों की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करना और उनका आत्मसम्मान बढ़ाना है। साथ ही दिव्यांगों को उनके अधिकारों को लेकर उन्हें जागरूक करना और उनके कल्याण के बारे में काम करना भी है। इस दिन गैर दिव्यांग लोगों को ये दिखाना है कि दिव्यांग व्यक्ति एक समाज का जीवंत सदस्य है और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के उत्कृष्ट कार्य के लिए आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। 14 श्रेणियों में 56 व्यक्तियों और 16 संस्थाओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। विज्ञापन में राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए 21 प्रकार की विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कुल 1221 आवेदन प्राप्त हुए। इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने दिए गए दिशा निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन आवेदनों की जांच की। राष्ट्रीय चयन समिति ने 1 नवंबर 2018 को हुई अपनी बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चुने गए आवेदनों पर विचार किया और राष्ट्रीय पुरस्कारों की 14 श्रेणियों में 72 पुरस्कार देने की सिफारिश की। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो दिव्यांग बच्चों की पुस्तकों, यूनिफॉर्म और परिवहन पर होने वाले खर्च को वापस करें। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने इसकी जानकारी दी। हेलन केलर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में सत्यपाल सिंह ने कहा कि दिव्यांग बेटियों को प्रतिमाह 200 रुपए की मदद की योजना भी शुरू हुई है। जल्दी सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को कम से कम 5% प्रवेश आरक्षण देने की योजना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि निजी क्षेत्र को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया उपचार न केवल सुविधाजनक हो बल्कि किफायती भी हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल चेन्नई में रेनबो शिशु अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अस्पतालों को बच्चों को न केवल विशिष्ट बल्कि किफायती सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी नवजात शिशु जीवित रहें, उनका पर्याप्त विकास हो और वो नवीन भारत के एक स्वस्थ सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित हों। उन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन में भी योगदान देना चाहिए। भारत में शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों के रूप में पूर्व परिपक्वता और निम्न जन्म वजन, निमोनिया और डायरिया पर चिंता जताते हुए उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए ठोस तरीकों से प्रयास में गति लाने की जरूरत पर बल दिया। The most important aspects of governance of any country, it is extremely crucial for any developing nation like India to provide a healthy and happy childhood to children. Ensuring a healthy and happy childhood to children who are the future of our country is the responsibility of every Indian, not the government alone. It must be noted that childhood plays a vital role
in the overall physical, emotional, and social well-being of an individual in the later years. In India, an estimated 24.7 million children are born every year. According to a census 2011, the share of the children, that is 0 to 6 years, accounted for 13.12% of the total population of the country. The experience in childhood leaves a profound impact and lays the foundation for the future. A child who is well nurtured nutritionally and emotionally will not only be happy but also stay healthy. According to the UNICEF, nearly 43% of children below 5 years in low and middle income countries are not getting the required nutrition, protection and the stimulation they needed. उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2030 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को प्रति 1025 तक लाने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य टारगेट को हासिल करने के लिए नवजात और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बचाव संबंधी और उपचारात्मक कदमों में बेहतरी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता और सहयोग अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र से विशेष रूप से देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को किफायती और सुविधाजनक बनाने में सरकार के साथ साझेदारी करने की अपील की। More than 60% of the people, they live on agriculture. Their main vocation is agriculture and they live in the rural areas. So we need to strengthen, equip, raise the standards of the primary health care centers. Of course, the governments are doing it. They must do it in a big way. I am sure the government's announcements of Ayushman Bharat, National Health Protection Scheme, to provide medical insurance to 10 crore poor and needy families will contribute towards improvement in maternal and child health indicators. Similarly, the government's proposal to establish 1.5 health and wellness centers across the country to provide comprehensive health care, including maternal and child health service, is expected to improve the situation. व्हाट्सएप प्रमुख ने अपने सभी भारतीय यूजर्स के लिए पेमेंट सेवा की शुरुआत की औपचारिक अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा है। देश में व्हाट्सएप के कुल 20 करोड़ यूजर्स हैं। मैसेजिंग ऐप ने करीब 10 लाख यूजर्स के साथ पेमेंट सेवा की टेस्टिंग शुरू की थी। हालांकि उसके कई महीने बीत जाने पर भी उसे ये सेवा शुरू करने के लिए नियामक से मंजूरी नहीं मिली है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत को लेकर वार्षिक बैंकिंग सिस्टम आउटलुक जारी किया है। इसके मुताबिक ऑपरेटिंग माहौल स्थिर रहेगा, जिससे मजबूत आर्थिक वृद्धि का सहारा मिलेगा। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि मार्च 2019 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष और उससे अगले वर्ष में वास्तविक जीडीपी 7.2 और 7.4% की दर से बढ़ेगी, जिसमें निवेश में बढ़ोतरी का योगदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर वो अपने दमखम पर आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो भारत की मदद ले सकता है। चुनावी दौरे पर जयपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने ये बात कही। कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित बयान पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुद्दा कश्मीर नहीं है, कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। उन्होंने कहा कि मुद्दा आतंकवाद है और अगर आतंकवाद पर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो बातचीत हो सकती है। मुद्दा है तो आतंकवाद, आतंकवाद पर भी पाकिस्तान बात करना चाहता है, बात हो सकती है। और मैं वहां के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में यदि अमेरिका का सहयोग लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो सकती है, तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई हो सकती है, तो यदि पाकिस्तान को लगता है अकेले अपने दमखम के आधार पर वह आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते, तो अपने पड़ोसी देश भारत का भी वह सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग के 12वें सत्र की बैठक हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ सह अध्यक्षता करेंगी। 2 दिन तक चलने वाली ये बैठक अबू धाबी में होगी।
करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत और यूएई एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार हैं। यूएई भारत को तेल आयात करने वाला छठा सबसे बड़ा स्रोत है और यहां भारतीय समुदाय के करीब 33 लाख लोग रहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे में अबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगी। ये संग्रहालय आधुनिक यूएई के संस्थापक शेख जायद और महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों और उनके दर्शन को प्रदर्शित करेगा। शांति, सहिष्णुता और स्थिरता को बढ़ावा देते इस संग्रहालय का उद्घाटन ऐसे समय पर होने जा रहा है जब भारत महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष और यूएई शेख जायद का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आगामी आम चुनाव के लिए दाखिल नामांकन निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने उन्हें कहते हुए खारिज कर दिया कि वो घूसखोरी के 2 मामलों में दोषी ठहराई जा चुकी हैं। आयोग का ये फैसला बांग्लादेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद आया जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। देश में 30 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2021 से 2025 के दौरान $200 बिलियन का निवेश करेगा। पोलैंड में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में फंडिंग दोगुना करने का ऐलान किया गया। पोलैंड के कातोवित्स में जलवायु परिवर्तन पर सबसे अहम बैठक रविवार को शुरू हो गई। इस दौरान 200 देशों के प्रतिनिधियों ने गंभीर पर्यावरणीय चेतावनियों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों पर तुरंत कार्रवाई का आह्वान किया। 2 हफ्तों तक चलने वाली इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। ये वार्ता पेरिस में 3 साल पहले ऐतिहासिक करार पर मुहर लगने के बाद हो रही है जिसमें वैश्विक तापमान में इजाफे को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति बनी थी। फ्रांस इन दिनों दशक की सबसे खतरनाक गृह अशांति से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि युवाओं ने सेंट्रल पेरिस में कई वाहनों और बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सरकार के कर बढ़ाने के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के हिंसक होने से पहुंचे नुकसान का रविवार को आपात बैठक करके जायजा लिया। इसमें मैक्रों ने सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का ऐलान किया। देश भर में पिछले 2 हफ्तों से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 400 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बात खेलों की। पुरुष हॉकी विश्व कप में कल भारत और बेल्जियम के बीच मैच ड्रॉ रहा। पूल सी में भारत और बेल्जियम का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। भारत के लिए हरमनप्रीत और सिमरनजीत ने 1-1 गोल किया जबकि बेल्जियम के लिए एलेक्जेंडर हैंड्रिक्स और सिमोन ने 1-1 गोल किए। इस ड्रॉ के बाद भी भारत अंक तालिका में बेहतर गोल अंतर के आधार पर शीर्ष पर है। बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच भी मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। दक्षिण अफ्रीका के लिए नोबेल एंटूली ने 43वें मिनट में गोल किया जबकि कनाडा के लिए 45वें मिनट में स्कॉट टपर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल दिया। वहीं पूल ए में आज स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और अश्मिता चालिहा ने टाटा ओपन का खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कुनलावत को 35 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-10 से हराया और खिताब पर कब्जा किया। वहीं महिला एकल में फाइनल में अश्मिता चालिहा ने रोशाली गुमादी को 21-16, 21-13 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। वहीं सुमित रेड्डी और MR अर्जुन की पुरुष युगल जोड़ी भी खिताबी मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को 21-10, 21-16 से हराकर खिताब जीतने में सफल रही। और अब बात खास शख्सियत की। आज देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रारंभिक सालों में जिन गणतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को स्थापित किया वो आज भी अनुकरणीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अब
प्रतिम प्रतिभा के धनी और सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक राजेंद्र बाबू देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और एक नजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन सफर पर। आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली, उनमें राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस हुई राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज पुण्यतिथि है। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक नजर मेजर ध्यानचंद के सफरनामे पर। इंडिया स्कोर। मौका बर्लिन ओलंपिक पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला। हॉकी स्टिक से गेंद को दूसरे खिलाड़ियों से छीनकर आगे बढ़ते ये हैं हॉकी के युग पुरुष मेजर ध्यानचंद। इंडिया स्कोर अगेन। भारतीय टीम ने इस मैच को 8-1 से जीता और ओलंपिक में तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ कप्तान ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। मेजर ध्यानचंद को 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम के लिए चुना गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। उन्हें 1928 के ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। सिलसिला आगे बढ़ा और 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। 1936 मेजर ध्यानचंद के लिए सबसे यादगार रहा। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें बतौर कप्तान के तौर पर खेलने का मौका मिला। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। भारत को लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला। इन्हीं दिनों ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1948 में 43 साल की उम्र में ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप आगे देख सकते हैं सारा जहां।
नमस्कार।